नमस्कार दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। श्री गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश जन्म कार्तिक वदी 2 विक्रमी संवत 1591 24 सितंबर सन 1534 को पिता हरदास जी के घर माता दया जी की कोख से लाहौर अब पाकिस्तान में की चूना मंडी में हुआ था। श्री रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु द्वारा नई आबादी में अखंड पाठ रखे गए थे। आज उसका समापन हुआ है। सत्संग के माध्यम से गुरुवाणी सुनाई गई। उसके पश्चात लंगर का आयोजन किया गया। बता दें कि बाल्यकाल में आपको भाई जेठाजी के नाम से बुलाया जाता था। छोटी उम्र में ही आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद बालक जेठा अपनी नाना नानी के पास बासर के गांव में आकर रहने लगी। कम उम्र में ही आपने जीविकोपार्जन प्रारंभ कर दिया था। कुछ सत्संगी लोगों के साथ बचपन में ही आपने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए और आप उनकी सेवा में पहुंचे। आपकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी भानी जी का विवाह भाई जेठाजी से करने का निर्णय लिया। आपका विवाह होने के बाद आप गुरु अमरदास जी की सेवा जमाई बनकर न करते हुए एक सिख की तरह तन मन से करते रहे। गुरु अमरदास जी जानते थे कि जेठाजी गुरु गद्दी के लायक है, पर लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपने उनकी परीक्षा भी ली। उन्होंने अपनी दोनों जमाइयों को ठड्डा बनाने का हुक्म दिया। शाम को वे उन दोनों जमाइयों द्वारा बनाए गए ठड्डों को देखने आए। ठड्डे देखकर उन्होंने कहा कि ये ठीक से नहीं बने हैं, इन्हें तोड़कर दोबारा बनाओ। दोबारा ठड्डा बनाना शुरू किया। यहाँ से यह सिद्ध हो गया कि भाई जेठाजी की गुरु गद्दी के लायक है। गुरु रामदास जी को 1 सितंबर सन 1574 ईस्वी में गोविंदवाल जिला अमृतसर में श्री गुरु अमरदास जी द्वारा गुरु गद्दी सौंपी गई। 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास ने एक तालाब के किनारे डेरा डाला था, जिसके पानी में अद्भुत शक्ति थी। इसी कारण इस शहर का नाम अमृत प्लस सर, अमृत का सरोवर पड़ा। गुरु रामदास के पुत्र ने तालाब के मध्य एक मंदिर का निर्माण कराया, जो आज अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर नई आबादी स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में रंग बिरंगी फूलों की सजावट की जाती है, जहां जिले भर से माथा टेकने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। चौथे गुरु नानक देव जी की चौथी जोत गुरु रामदास साहब जी का आज प्रकाश पुरब है। उनका जन्म चूना मंडी पाकिस्तान में हुआ था। इस मौके पर नैयाबादी गुरुद्वारा में अखंड पाठ साहब जी रखे गए थे, जिसकी आज समापन हुआ है। समापन के बाद अलवर से जो रागी जत्था है, ये कीर्तन के द्वारा संगत को निहाल कर रहा है। इसके कीर्तन के बाद गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। इस मौके पर मैं आप सभी मानव मात को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और वाहिगुरु से यही बेनती करता हूँ, सब खुश रहे, सब तंदुरुस्त रहे। इस मौके पर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हम गुरुद्वारा मंदसौर में हमारे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री गुरु रामदास जी बाल्यकाल से ही बहुत ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। बड़े सहृदय थे। दूसरों को सहायता करना, दान करना उनके स्वभाव में बचपन से ही था। बाल्यकाल में ही इनके माताजी और पिताजी दोनों का देहावसान हो गया था। उसके पश्चात भी ये बड़ी गरीबी में जीवन गुजारते हुए भी प्रत्येक जो भी व्यक्ति को मिलता था उसकी सहायता करने में कहीं चूकते नहीं थे। एक बार ये हमारे तीसरे गुरु धन धन श्री अमरदास जी से मिलने गए, उनके दर्शन करने गए और ये वहाँ पर उन्हीं के होकर रह गए। वहाँ उन्होंने लंबे समय तक ईश्वर की आराधना की, गुरु अमरदास जी की बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर और उनके ज्ञान को देखते हुए, उनकी सत्प्रवृत्ति को देखते हुए तीसरे गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। इनमें जो एक
श्रेष्ठ गुण थे, वही एक बड़ा कारण था कि जिसके कारण तीसरे गुरुजी ने इनको अपनी गुरुगद्दी सौंपी थी। इनको जो भी कार्य बताया जाता था तो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन से, बिना किसी ना नुकुर के और बिना कोई प्रश्न किए करते थे। ये अब सबसे बड़ा उनमें गुण था। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अमृतसर में आज जो हम अमृत सरोवर देखते हैं, जहाँ प्रत्येक जाने वाला यात्री स्नान करता है, ये भी उनके समय में ही बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। वहाँ की टीम भी आई आज, वहाँ के भजन और अमृतसर नगर की स्थापना भी श्री गुरु रामदास जी ने ही की थी। आज के इस अवसर पर अलवर से रागी जत्था श्री बलबीर सिंह जी आए हुए हैं। वे अभी कीर्तन द्वारा यहाँ पर हमको उनके जीवन चरित्र के बारे में यहाँ पर हमको सुना रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। वहीं मल्हारगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा ने सोमवार को विशाल रैली के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा से चौथी बार भाजपा के प्रत्याशी जगदीश देवड़ा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। पीपलिया मंडी टोल प्लाजा से विशाल नामांकन रैली के साथ जगदीश देवड़ा अपने काफिले के साथ मल्हारगढ़ पहुंचे। यहां रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया, साथ ही आम सभा को भी संबोधित किया। बता दें कि भाजपा ने जगदीश देवड़ा को 8वीं बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा है और वे चौथी बार मल्हारगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ जगह जगह भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा का स्वागत किया। वहीं नामांकन रैली में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्साह भी नजर आया। बिल्कुल, आज मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र 225 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन प्रस्तुत किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जनता में अपार उत्साह है और पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है और विकास को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता और यहाँ के सब जनता कार्यकर्ता भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं और अपार जन समूह, अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से भारी वोटों से मल्हारगढ़ विधानसभा की जीत होगी। स्वागत किया गया आपका? हाँ बिल्कुल, अब स्वागत है जैसा कार्यकर्ताओं का मन होता है, गाड़ी में घोड़े में बैठ करके, कहीं बैठ करके, मंच बना करके, ये सब अब उत्साह है। मेरे फॉर्म भरा हुआ है अपने। अब ये मुझे पता नहीं भाई किसका फॉर्म भरा नहीं है, वो सब सामने आएगा और जो भी लड़े, ये तो अधिकार है किसी को भी चुनाव लड़ने का। क्या कहेंगे आप? आज इंतजार था नामांकन। मैं यही मंदसौर जिले में यूरिया को लेकर 40,500 मैट्रिक टन की मांग की गई थी, लेकिन 13,435 टन यूरिया ही उपलब्ध हो पाने से किसान परेशान हैं। अभी तक जिले में 8,676 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। शेष 4,759 मीट्रिक टन बचा हुआ है, जिसका वितरण जिले की सोसाइटी और प्राइवेट दुकानों से किया जा रहा है। मंदसौर में एमपी स्टेट एग्रो पर यूरिया को लेकर किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई है। एसबीसीएन की टीम ने रियलिटी चेक की है, जानते हैं सच्चाई क्या है। विजय कुमार सोलंकी, जिला प्रबंधक एमपी स्टेट एग्रो मंदसौर ने बताया कि किसानों को 2 बीघा पर 1 बैग यूरिया प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि 1 सप्ताह पूर्व दलोदा रैक से हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड हल 40 टन माल आया था। 19 अक्टूबर से यूरिया का वितरण प्रारंभ किया गया था। अब तक 25 मैट्रिक टन माल का वितरण हो चुका है। संभवतः आज या कल 15 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण हो जाएगा। 2 दिन पहले 40 मैट्रिक टन, तो 40 मैट्रिक टन में से अभी तक कितना बांट चुके हैं? आज ही चालू हुआ है, परसों आएगा। तो अब कितना टन माल बचा हुआ? ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा इस हिसाब से जो लाइन लग रही है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से लाइनें लग रही हैं और वो कल तक माल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर अगली जब रेक लगेगी, जब इनको माल उपलब्धता होगी, फिर ये किसानों को वितरण कर पाएंगे। सोनू जोशी के साथ नेमेचर एमपी एग्रो में किसानों से आधार कार्ड और जमीन की पावती की फोटो कॉपी पीओएस मशीन के माध्यम से वितरण किए जा रही है। पीएसओ मशीन में एंट्री करने को लेकर समय लगता है, इस कारण किसानों को यूरिया प्राप्त होने में विलंब होने से किसान परेशान हो रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं नेमीचंद राठौर। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। रबी की फसल के लिए जहां किसानों को उर्वरक की आवश्यकता है, वहीं पर यहां पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और आप देखिए किस प्रकार से किसान अपने यहां कतारें लगाए हुए खड़े हैं। उनको खाद की महती आवश्यकता लग रही है और हम एमपी एग्रो में मौजूद है। यहाँ पर खाद का वितरण किया जा रहा है, पावती ली जा रही है, उनसे आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, उस आधार पर उनको खाद के कट्टे दिए जा रहे हैं। किसान यहाँ आते हैं, अपना अंगूठा लगाते हैं और अंगूठा लगाने के साथ में उनकी कागजी कार्रवाई पूर्ति होने के साथ में ही उनको खाद का वितरण किया जाता है। अब सरकारी खाद की आवश्यकता है और जिले में काफी दुकानें हैं, पर चूंकि जो सरकार से उपलब्ध जो खाद है वो एमपी एग्रो को मिलना चाहिए थी। एमपी एग्रो ने 100 मेट्रिक टन की मांग की गई थी, पर चूंकि उनको 40 मेट्रिक टन ही खाद अलॉट हुआ था, जिसमें से अभी तक एमपी एग्रो ने 25 मेट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है और 25 मेट्रिक टन खाद अभी पड़ा हुआ है इनके पास। और इन जो किसान, जो अन्नदाता किसान है, वो जो लंबी लाइन लगा के खड़े हैं, उन किसानों को 25 मेट्रिक टन खाद का वितरण किया जाना है। सोनू जोशी के साथ नेमीचंद राठौर, एसबीसी टाइम्स, मंदसौर। रबी की फसल की बुआई के लिए किसान को अक्टूबर-नवंबर माह में खाद की महती आवश्यकता लगती है। बाजार में किसानों को यूरिया मोटे दाम पर खरीदना पड़ता है। इस कारण किसान सोसाइटी और वितरण केंद्रों पर पहुंचता है और वहां भी ज़रूरत पूर्ति नहीं हो पाती है और उन्हें बाजार से काला बाजारी में यूरिया खरीदना पड़ता है। नवंबर माह में रबी की फसल की बुआई का कार्य प्रारंभ हो जाता है। किसान उसके लिए अपने खेत को जोतने का कार्य कर देते हैं, खेत को कंप्लीट करने का कार्य कर देते हैं। उसके लिए उनको खाद की महती आवश्यकता लगती है, यूरिया की आवश्यकता लगती है, डीएपी की आवश्यकता लगती है और उनको लाखों खाद की आवश्यकता लगती है। यूरिया खाद के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप देखिए जिस प्रकार सरकारी ये लोग काफी किसान खड़े हुए हैं, बाहर तक आप देखेंगे आपको कतारें लंबी की लंबी दिखाई पड़ेगी। किसान यहाँ अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ किसानों को किस प्रकार से खाद उपलब्ध हो रहा है आप देख रहे हैं और किसान सुबह से ही लाइन लगा के खड़े हैं। उनको अपनी बारी का इंतजार है कि उनको खाद जल्दी जल्दी वितरण हो जाए और वो अपने उस खाद को ले जाकर अपनी फसल और अपने खेत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान है, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? राकोदा से। आप बताएं क्या दिक्कत आ रही है, क्या कितना खाद आपको आवश्यकता है और कितनी खाद मिल रहा है? खाद तो भाई 12 बजे से खड़े हैं हम, अभी तक नंबर नहीं आया। कितनी बीघा जमीन है आपको और कितना खाद मिल रहा है? मेरे 45 बीघा जमीन है। तो आपको कितने खाद के कट्टे का आवश्यकता है? हमें 2 बीघा पे 1 कट्टा चाहिए। 2 बीघा पे 1 कट्टा, तो आपको कितने कट्टे मिल जाएंगे? 45 बीघा पे। हमें क्या मालूम कितने देते हैं क्या नहीं है। ऐसा जी। ये लोग नीचे बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खड़े खड़े इनके पैर थक चुके थे और इनकी थकान दूर करने के लिए भी ये लोग नीचे बैठ गए। हम उनसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा घूमेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र राठौड़। प्रकाश जी, आप बताएं, आप खाद लेने आए हैं, कहाँ से आए और क्या चीज है? मैं एक दिन पहले भी आ चुका हूँ, परसों उस दिन खाली घूम के गया हूँ। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि 20 साल में जो आपने सीएम रहे उसके दरमियान खाद की व्यवस्था की पूर्ति पूरी करनी चाहिए। अभी ऊपर से मतदान आ चुके हैं और 17 नवंबर को चुनाव है। आप अपनी सरकार अगर बचाना चाहते हैं तो खाद की व्यवस्था एक बिजली विभाग में भी ट्रांसफार्मर में लोगों को काफी परेशानी आ रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्ता कौन सी भी हो पर बाकी किसानों की समस्याएं पूरी सुननी चाहिए। इसमें यह सत्ता कोई सी भी किसानों की समस्या को सुनने वाली सरकार चाहिए और उनका कहना है कि हमें जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है, हमें जो खाद के कट्टे की जो किल्लतें हो रही हैं, उसकी पूर्ति होना चाहिए। और लोग बैठे हैं। आप कहाँ से हो? मैं नौगांव से हूँ, पारस चौधरी। तो मेरे 10 बीघा जमीन है और मैं पिछले 4 दिन से खाद के चक्कर में घूम रहा हूँ। जब भी आता हूँ खाद नहीं मिलता है तो लाइनें काफी लंबी रहती है। जब अपनी बारी आती है तो बोल देते हैं खाद खत्म हो गया। आज भी 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ अभी तक और अभी तक खाद का कोई अता पता नहीं है। अब लाइन लगी हुई है, पता नहीं कब खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। खाद की बहुत बड़ी समस्या है। आपको कौन से खाद की आवश्यकता है और हम कौन से खाद लेने के लिए यहाँ आए हैं? मैं यहाँ यूरिया लेने के लिए आया हूँ। यूरिया की कमी है। वैसे तो सभी खाद की कमी है पर हमने थोड़ा बहुत करके पूर्ति कर ली। बाकी यूरिया की अभी तक बहुत जरूरी आवश्यकता है। यूरिया की इनको आवश्यकता है और यूरिया खाद के लिए देखिएगा ये लोग खड़े हैं। हम उनसे आगे ये बीच में हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से क्या है। और आप बताएं
कौन से खाद की आवश्यकता और काय के लिए ला रहे हैं? यूरिया खाद के लिए समस्या हो रही है, परेशान हो रहे हैं किसान, और मंडी में भी गए तो वहाँ भी खाद खत्म हो गया है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं खाद के लिए। 2 दिन हो गए। आपकी सोसाइटी में भी खाद उपलब्ध है, फिर आप सोसाइटी से खाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वहाँ नहीं मिल रहा नहीं खाद, वहाँ गए साबा खेड़ा गुड़ाड़िया डाड़िया खेड़ी पर वहाँ पे खाद नहीं मिला। इनको सोसाइटी में खाद नहीं मिल पाने के कारण उनको किसानों को यहाँ तक आना पड़ रहा है। आप बताएं सर, सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है और बहुत परेशान हो रहे हैं। जगह जगह दुकान पे जा रहे हैं तो दुकान पे भी मिल रहा, और मिल रहा नहीं तो पैसे इतने ले रहे हैं कि पूछे मत। 200 रुपये कट्टा, 500 रुपये कट्टा, 400 रुपये कट्टा, 300 रुपये, 350 रुपये कट्टा। तो परेशान हो रहे सर, यहाँ आ रहे तो यह भी नहीं मिल रहा। ऐसी समस्या हो रही कि पूछे मत। खाद की सरकारी रेट क्या है यूरिया खाद के? सरकारी खाद रेट तो ये 275 के लगभग है। 66 है, वो अभी 75 भी नहीं है, 66 है। पूरे 300, 350, 400, 500 तक ले रहे हैं। ये 300, 350, 400, 500 रुपए कौन ले रहा है? सर ये दुकानदार ले रहे, मार्केट व्यापारी, आधे व्यापारी। वहाँ खाद की उपलब्धता है? सर उपलब्धता है, चोरी छुपे बेच रहे सर, कालाबाजारी चल रही है। इनका कहना है कि बाजार में खाद की उपलब्धता है, जो मार्केट के जो व्यापारी हैं वो चोरी छुपे बेच रहे हैं और खाद की वो कालाबाजारी करके बेच रहे हैं, इनसे ज्यादा पैसे वसूले के जा रहे हैं। इस कारण से इन लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी। आप लोग भी आए हो, क्या कहना है आपका? सर खाद की परेशानी में है। एक मशीन हटाई जाए या मशीन? हाँ सर, सुबह की रोटी खाना है, ये मजबूर हो रहे हैं खाद की मान से। ये हमारे साथ एक किसान है जिनका कहना है कि मशीन में क्या समस्या आ रही है? मशीन में आदमी लाइन लगे, खोट टाइम बहुत लगा उसमें। नहीं, पर सरकारी चीज है, आपको मशीन में आपका अंगूठा लगेगा, आपका देखा जाएगा, उसके बाद ही खाद दे पाएंगे। इसमें टाइम बहुत लगता है और किसान लाइन बहुत देर से खड़े रहते हैं। 5-5 घंटे तक, हम 5 घंटे से खड़े हैं। न वहाँ पर पानी है, न भोजन, कुछ भी व्यवस्था नहीं है अभी तक। किसानों का ये कहना है कि जिस प्रकार से एमपी एग्रो स्टेट पे जो लाइनें लग रही हैं, उनका कहना है कि कम से कम यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं हो, पर उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और इनका कहना है कि पानी भी हम लोग बाजार से लाके पी लेंगे, पर हमें समय पर खाद उपलब्ध हो जाए, ये वो चाहते हैं। आप लोग कितनी बजे से खड़े और क्या है? सुबह 8 बजे सुबह खड़े हैं, सुबह का। हाँ, आपका नंबर नहीं आया? हाँ यही खड़े हुए आ रहे हैं, वहाँ से रोड से लाइन लग रही थी। इनका कहना है कि लंबी कतारें लगी थी, हमारा नंबर रोड पे था, हम रोड से अब यहाँ तक पहुंचे। अब देखना है कि खाद कितना मिल पाता है, क्योंकि एमपी एग्रो को 100 टन खाद की उपलब्धता की मांग की गई थी। यहाँ पर इसको केवल 40 टन खाद की ही व्यवस्था हो पाई है, जिसमें 40 टन में से एमपी एग्रो 25 टन खाद का वितरण कर चुका है। मात्र 15 टन खाद बचा है, और 15 टन खाद में इतने लोग यहाँ मौजूद है, उनको किस प्रकार से अब सरकार खाद उपलब्ध करा पाती है, ये देखा जाना है। सोनू जोशी के साथ नेमीचंद राठौर, एसबीसी टाइम, मंदसौर। वहीं रामपुरा से नीमच तक निकाली गई विशाल वाहन रैली, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी। मनासा विधानसभा से वाहन रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी उम्मीदवार विधायक मारू। सोमवार को मनासा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी उम्मीदवार अनिरुद्ध माधव मारू विशाल वाहन रैली के साथ नीमच कलेक्टर कार्यालय नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी इस वाहन रैली में शामिल हुए। सोमवार सुबह 9 बजे रामपुरा बस स्टैंड से शुरू हुई विशाल वाहन रैली में नामांकन रैली कुकड़ेश्वर होते हुए दोपहर 12 बजे करीब मनासा पहुंची। रामपुरा नाके से मुख्य बाजार होते हुए वाहन रैली कारगिल चौराहे पर पहुंची, जहां पूर्व विधायक ने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नीमच के लिए रवाना हुए। विशाल काफिले के साथ नीमच कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू ने नामांकन फॉर्म जमा किया। लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी मताधिकार का प्रयोग के लिए जाएं। आम जन को प्रेरित करने के लिए नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मतदाता जागरूक रैली निकाली गई। नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपने संसाधनों के साथ आज नगर पालिका गांधी चौराहा से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली नगर के मुख्य मार्गों पर निकली। कर्मचारियों ने मतदान करने को लेकर स्लोगन लिखी तख्तियां, लोकतंत्र का तारा है, वोट हमारा प्यारा है, दिल से करे संपर्क, अपार अपना वोट अपना अधिकार जैसे स्लोगन लिखे थे। ये मतदाता जागरूकता रैली है जो नगर पालिका के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से निकाली गई है। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए
सभी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना राष्ट्र हित में बहुत आवश्यक है। लोगों को इसी बात को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने मतदाता जागरूकता नगर ये गांधी चौराहे से लेकर नरसिंहपुरा अम्बेडकर चौराहा तक जाएगी। मंदसौर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया। गांव नेपानिया मेघराज से अपने जनसंपर्क की शुरुआत की। जनसंपर्क से पूर्व बड़ी संख्या में समर्थकों एवं कार्यकर्ता नेपानिया मेघराज में एकत्रित हुए। जनसंपर्क के दौरान गांव वालों से यशपाल सिंह सिसोदिया ने आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क नेपानिया मेघराज गांव से प्रारंभ हुआ, जो मंदसौर ग्रामीण मंडल के लगभग 10 गांव में पहुंचा। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया मतदाताओं से वोट की मांग करते दिखे। आपको बता दें कि यशपाल सिंह सिसोदिया मंदसौर से 3 बार विधायक है और चौथी बार भाजपा से चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दों को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। किस प्रकार के विकास मुद्दे नए हैं और क्या कहेंगे? देखिए, विकास हमारा एजेंडा है, हमारा जुनून है और हर घर में सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन को, गरीब जन को, मध्यम परिवार के लोगों को मिल जाए, ये हमारा अतिरिक्त एजेंडा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद था, उसके तहत जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाना है। और उसी अनुसार जब अगर हम देखेंगे तो एक घर में अनाज निःशुल्क आ रहा है, एक घर में गैस कनेक्शन आ रहे हैं, एक घर में सब्सिडी आ रहे हैं, एक घर में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, एक घर में किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं, एक घर में किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री दे रहे हैं, एक घर में लाडली बिटिया है, एक घर में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना है, एक घर में लाडली लक्ष्मी है, एक घर में लाडली बहना योजना है। अगर आप समग्र रूप से चिंतन करें तो एक घर में 10-10 विभिन्न प्रकार की हितग्राही मूलक योजनाओं को हम दे रहे हैं। मेरिट मैन वाले बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं, साइकिल देने का काम कर रहे हैं, स्कूटी देने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का भी चिंतन तो करे तो है ही। तुमने 55-60 साल से किया क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बनती है वो कुछ करने के लिए बनती है और विकास का तमाम एजेंडा मैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों में पूरा कर चुका हूँ। जो बिगेस्ट जो बड़ी समस्या थी उन समस्याओं का समाधान कर लिया है। अब गांव में नए अप्रोच रोड हम बनाएंगे, गांव में नए सिंचाई के संसाधन बनाएंगे और गांधी सागर का पानी मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 118 गाँव में आ जाए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत अभी 13 गाँव में तो आ चुका है। पानपुर दमदन हांसली ऐसे लेकर के और हमारा छाजूखेड़ा, मैनपुरिया, सेतखेड़ी, धाकड़खेड़ी, ये 13 गांव मैपिंग में आए हैं हमारा कयामपुर उद्वन सिंचाई योजना से, जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत। लेकिन मैं चाहता हूं कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के शेष 118 गाँव में भी सूक्ष्म सिंचाई योजना का पानी मिल जाए। ये मेरा मुद्दा रहेगा और ये मेरा संकल्प रहेगा। 38 वर्षों से मैं रामपुरा और मनासा की लड़ाई लड़ रहा हूं। साथ ही विकास के कई आयाम में इस क्षेत्र को अपने विधायक एवं मंत्री काल में दिया है। आगे भी इसी तरह विकास की कड़ी को जारी रखने हेतु मैं आपका सहयोग चाहता हूं। उक्त बात मनासा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने लालबाग में आयोजित एक आम सभा में कही। देखिए रियाज मंसूरी की यह रिपोर्ट। नाहटा ने कहा कि मेरी राजनीति ईमानदारी एवं सेवा भावना की रही है। भाजपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार अमर्यादित एवं सुसंस्कृत नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में जो योजनाएं जहां थी वहीं रुकी पड़ी है। उस समय उन्होंने जो प्रयास क्षेत्र के विकास के लिए किए थे वह अभी अधूरे हैं। इस दौरान कई मर्तबा मैंने क्षेत्रीय विधायक एवं कई भाजपा नेताओं से संपर्क साधा एवं उक्त योजनाओं को चालू करने हेतु सहयोग देने हेतु भी कहा, किंतु उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। नाहटा ने कहा कि विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े, फिर भी क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा भागीदार रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए नाहटा ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनती है तो रामपुरा क्षेत्र की बंद पड़ी सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ करना एवं रामपुरा को गरोठ से जोड़ने के लिए चंबल नदी पर बरामा पुल बनाना उनकी प्राथमिकता में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं उनकी सबसे बड़ी ताकत है लालबाग में उन्हें पहले केलों से व दूसरी जगह लड्डुओं से तोला गया। वोटों से प्लस वोटों से जीते, जो कि काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? क्या कांग्रेस को इतने वोट से कवर कर पाएगी? ये सवाल मुझसे मत करो, मेरे साथ चलो और रामपुरा पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र की जनता के चेहरे देखो और फिर आपको लगे कि इस बार मामला कुछ और है तो आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा।
चलो, आप ही की पार्टी के महामंत्री हैं दिनेश जी राठौर। उनका ये कहना है कि नाटा जी बाहरी व्यक्ति हैं और हमने उनसे हाथ तो मिलाया है लेकिन दिल नहीं मिलाया है। इस मामले में क्या करेंगे आप? उनका मन है, उनके बारे में मैं क्या कोई उनसे सवाल करो कि उन्हें दिल मिला है या नहीं मिला। ये आज ही का बयान है उनका। जो हाथ, अरे भाई वो उनको जो कहना है कहें। मैं तो सबसे हाथ मिला रहा हूँ, सबसे दिल मिला रहा हूँ। जो मुझसे मिलाना चाहे मिला ले, नहीं मिलाना चाहे रहने दे। इसमें मुझे क्या ज़बरदस्ती है? बात ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं, बात ये है कि जो मैं रामपुरा के लिए कह रहा हूँ, जो मैं मनासा विधानसभा के लिए कह रहा हूँ, क्या आपका मन उस बात से मिलता है क्या नहीं? अगर मेरी बात आपके मन में उतरती है तो मेरा साथ दीजिए। 25 कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता आपकी रामपुरा के लिए क्या होगी? मैंने कहा सोनरी से बरामा पुल, गांधी सागर का पानी और रामपुरा पठार के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको, उससे रामपुरा पठार को बचाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। 25 साल पहले आपने गोपालपुरा सिंचाई योजना में बांध बनवाया था, उसमें नहरें भी बनाई गई थी। वो नहरें आज जीर्ण शीर्ण होकर उसको किसानों का कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे उसमें? मैं क्या कहूँ, ये बात तो मैंने 2003 में भाषण में कही थी और आप हैरान हो गए इस बात को कि अभी कुछ साल पहले, 2-1 साल पहले जब मैं गया तो एक वहाँ का एक आदिवासी मेरे पास आया और उसने कहा कि आपको याद है, आपने मेरा भाषण उसको याद था कि 2003 में आपने कहा था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो यहाँ पे इन नहरों में झाड़ियाँ उगेगी, चल के देख लो उनमें झाड़ियाँ उग रही हैं। तो मैं तो ये बात जानता था। अब उन नहरों को वापस ठीक करना, सालरमाला, बारबड़िया और जो हमारा जो इलाका छूट गया है, जहाँ तक पानी ले जाया जा सकता है वहाँ तक नरवाली के पानी को ले जाना, ये मेरी पहली कोशिश है। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी के रूप में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से श्यामलाल जोकाचंद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिस में भरा। श्यामलाल जोकाचंद ने 30 अक्टूबर तक कांग्रेस से प्रत्याशी बदलने एवं बी फॉर्म का इंतजार किया। आज भी फॉर्म भरने के दौरान 2:34 पर इंतजार किया। उसके पश्चात निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग ऑफिस में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है और जनता मुझे आदेश देगी तो मैं निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ूंगा। आज चूँकि 30 तारीख थी और 30 तारीख तक का हाईकमान ने मुझसे कहा था कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन 30 तारीख हो गई और 2:34 तक मैंने इंतज़ार किया। मैं यहीं तहसील कार्यालय के सामने बैठा रहा। मुझे उम्मीद थी कि वापस बी फार्म में चेंज होगा और मुझे मैंडेट मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। तो मैंने निर्दलीय के रूप में फार्म भरा है और मुझे उम्मीद है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी ताकत के साथ खड़ी है। जिस प्रकार से रतलाम में पारस सकलेचा जी को जनता ने जिताया था, खाचरोद में दिलीप सिंह जी गुजर उनको जिताया था और हमारे विक्रम सिंह जी राणा सुसनेर में उनको जिताया था, उसी तरीके से जनता यहाँ का इतिहास दोहराएगी। क्योंकि ये जो नुरा कुश्ती है और जिस प्रकार से यहाँ जो मिली भगत हो रही मैच फिक्सिंग, वो यहाँ जनता जान चुकी है, देख चुकी है और दोनों ही प्रत्याशियों को पछाड़ेंगे और जनता मुझे जिताएगी। किस तरह की मैच फिक्सिंग देख रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियाँ मिलके मैच फिक्सिंग कर दिया है। 88% मेरे पक्ष में जनता ने कहा था, सर्वे में 88% मेरे को जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। दूसरा, इस क्षेत्र में माननीय एक दिन कमलनाथ जी का मेरे वहाँ से फ़ोन आया था, गौतम जी का, कमलनाथ जी के ऑफिस से। उन्होंने कहा 20,000 लोगों ने आपके पक्ष में मेल कर दिए, इतने सांप कैसे पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा टिकट होगा और उसके बाद हुआ नहीं। पूरे संभाग में सबसे कम वोटों से मैं चुनाव हारा। 1250 के करीब मैंने यहाँ जन आंदोलन किए। गरीब, मजदूर, किसान, आम जनता, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए, मानव मात्र के लिए मैंने यहाँ लड़ाई लड़ी और उसके बाद मेरा टिकट कट जाना, मुझे ऐसा लगता है ये मैच फिक्सिंग है और जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि मैच फिक्सिंग होने नहीं देंगे और यहाँ चुनाव में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। नाम वापसी के बाद भी खड़े रहेंगे? नाम वापसी के बाद खड़े रहने के लिए हमने फार्म भरा है और ये फार्म मैंने नहीं भरा, ये मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उन प्रत्येक गरीब, मजदूर, किसानों की आवाज़ थी। पिछले 4-5 दिनों से, जिस दिन से 23 तारीख से मैंने फार्म भरा और 30 तारीख हो गई आज, 7 दिन से मेरे पास रोज़ाना के हज़ारों कॉल आ रहे थे। हर आदमी ने ये कहा कि हम 1-1 रुपया आपको देंगे
और मैंने ऑनलाइन 1-1 रुपया लेने के लिए निवेदन किया था। जिस दिन हमने फॉर्म भरा उस दिन 28,000 रुपये हमारे पास इकट्ठे हुए थे। अभी 43,000 से अधिक रुपये हमारे पास इकट्ठे हुए। मैंने सब जनता से अनुरोध किया कि 1 वोट और 1 नोट आप लोग दें, एक रुपया मेरे खाते में आप ट्रांसफ़र करें और मुझे आशीर्वाद दे। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे यहाँ से जिताकर भेजेगी। थैंक यू। रामपुरा तहसील मुख्यालय के समीप ग्राम भदाना में एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार प्रताप सिंह पिता राम सिंह जाति बंजारा उम्र 50 वर्ष सुबह घर से खेत की ओर भैंस चराने के लिए निकला था। बहुत देर तक उक्त व्यक्ति घर नहीं लौटा। परिवारजनों ने उक्त व्यक्ति की खोजबीन चालू की। तभी ग्रामीणजनों ने परिवार को सूचना दी कि उक्त व्यक्ति गांव में बने कुएं में पानी में डूब गया है। इसके बाद परिवारजनों रामपुरा थाने पर पहुंच सूचना दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकालकर रामपुरा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम पर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। इनको लेकर आए, कौन है ये और कैसे क्या हुआ इनके साथ? जी सर, मेरा पिताजी है। ये सुबह करीबन मतलब 6-6:30 बजे के करीबन वैसे घेरने के लिए खेत पर गए। तो खेत पर गए तो सर हमारे क्या पता कि सर आ गए होंगे। ये खेत पर जाके उधर भैंसे को छोड़ के वापस नहीं। तो इतने में हमारे परिवार वालों के पास फ़ोन आया, तो बोला कि तुम्हारे पिताजी अंदर गिर गए हैं बोले कुएं में। तो सर अचानक उन्होंने हम भी गए, हमने देखा सर तो मर चुके। क्या नाम क्या था इनका? प्रताप पिता राम सिंह बंजारा। उम्र क्या होगी इनकी? सर 50 के समथिंग। आपका शुभ नाम? शैतान सिंह। आप इनके पुत्र हैं? पुत्र है। विधानसभा चुनाव नामांकन के अंतिम सुवासरा विधानसभा में भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों ने हुंकार भरी और शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट के कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों ने सीतामऊ में शक्ति प्रदर्शन कर सीतामऊ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी व मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी बी फॉर्म जमा किया, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों प्रत्याशियों ने रैली व समर्थकों के साथ जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। भाव नहीं है। उसके बाद गौ माता वाला सबसे बड़ा मुद्दा, क्या आज गौशाला तो कमलनाथ जी की सरकार में ही बनी थी। उसके बाद 3.5 साल तक हमारे मंत्री जी ने गौ माता के लिए कुछ भी नहीं किया। आज जितनी गौशालाओं में गायें उतनी गायें गौ माता हमारी सड़क पर घूम रही है। उनके संरक्षण का काम करेंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, क्योंकि वही मध्य प्रदेश का भविष्य बनेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, गाँव का नाम रोशन करेंगे, उनको नौकरियों में अवसर मिले, इसकी भरपूर प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे उद्योग धंधा स्थापित हो। पहले भी कमलनाथ जी ने कोशिश करी उसके लिए कि यहाँ पे उद्योग, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जल वायु है, यहाँ का वातावरण है जो उद्योग धंधों के लिए, तो यहाँ पे उद्योग स्थापित हो, ऐसे ये करेंगे। और उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी जो महिलाओं के ऊपर लगातार छोटी छोटी बच्चियों और ये महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक सख्त कानून बनाएंगे जिससे महिलाएं अपने खुलकर सांस ले सकें। और ऐसे वातावरण में जो आज दूषित हो चुका है महिलाओं के लिए, उस वातावरण को एक ऐसी जलवायु बनाए जहाँ आम आदमी स्वेच्छा सांस ले। मैं कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ लीडर को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से आज पुनः पब्लिक के बीच में जाकर जो आज आनंद की प्राप्ति हुई है और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विकास के काम किए हैं, जन हितैषी योजनाएं जो जन जन तक पहुँचाई है, आज फार्म भरने में वो जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में नज़र आया है। और मेरा मानना है कि जब 17 तारीख को वोटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का बटन जरूर दबेगा। ये आपको क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? प्रमुख मुद्दे तो जो हमारे थे बिना मांगे शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने पूरे किए हैं। चाहे वो चंबल मैया का पानी किसानों के खेत तक हो, पीने का पानी घर घर हो, यहाँ पर कॉलेज हो, यहाँ पर CM राइज स्कूल हो, सड़कें पुल पुलियाँ हों, जो मांगा वो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और मोदी जी ने दिया है। और विकास ऐसी चीज़ है जो लगातार सतत रूप से चलती रहती है। और जो यहाँ पर गांव-गांव में जो विकास की रहती है, मांगे रहती है, वो सतत करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी आज अपना शक्ति प्रदर्शन करके नामांकन पत्र दाखिल किया। उनमें शक्ति बची नहीं है, अब खाली प्रदर्शन रह गया है, क्योंकि अब जनता उनको जान चुकी है। वो ज़माना भी याद है जनता को जब
केरोसिन 1-2 लीटर लाते थे और चिमनी और लाइटें जलाते थे, और उस युग को अगर किसी ने समाप्त करा है तो उनका नाम शिवराज सिंह जी चौहान साहब है। तो वो खड्डे, वो सड़कें, सड़क में खड्डा, खड्डे में सड़क जो होती थी, वो दिन अच्छी तरह याद है। तो आज जो क्षेत्र में विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।